हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सारे लोग? काफ़ी लंबे टाइम से पॉलिटी का कोई वीडियो, कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं मिला। हम लोग पिछले कुछ महीने से लगातार बीच बीच में कुछ वीडियो के पॉलिटी के छोटे छोटे वीडियो आपके बीच लेके आ रहे थे, ताकि जो पॉलिटी को कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर विद्यार्थियों को समझने में थोड़ा दिक्कत आती है, तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास किया। ऐसे 8, 10, 12 वीडियो मैंने आपको दिए हैं। तो इस बीच व्यस्तता की वजह से काफ़ी लंबे समय से वीडियो नहीं आया, तो आज फिर हम आपके बीच एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। और आज का टॉपिक ये लिया गया है कि आपने पॉलिटी पढ़ते समय ये देखा होगा कि संविधान के प्रारूप में ये निर्णय लिया गया था, संविधान के प्रारूप में व्यवस्था थी कि संघात्मक देशों की भांति, जैसे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में है, उन देशों की तरह भारत में भी एक निर्वाचित राज्यपाल की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन संविधान निर्माण के अंतिम समय पर संविधान निर्माताओं ने इस विचार को त्याग दिया और उन्होंने निर्वाचित राज्यपाल की बजाय केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल की व्यवस्था को अपना लिया। तो आज के सेशन में हम लोग ये विस्तार से समझना चाहेंगे, आखिरकार भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के प्रारूप के मूल विचार को छोड़कर एक निर्वाचित राज्यपाल की बजाय केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल की विचार तक कैसे पहुंचे, किन कसौटी और मानक के आधार पर पहुंचे, इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे। चलिए तो जानने का प्रयास करते हैं। अब मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि जब राज्यपाल के पद के बारे में सोचा जा रहा था तो ये सारे विवाद सदन में उठे। सदन का मतलब है कि संविधान सभा में उठे कि भैया कैसा राज्यपाल रखा जाए, क्या हम जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राज्यपाल रखें या राज्य के विधायकों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन करा दें, या फिर हम केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल की व्यवस्था करें। हम क्या करें? क्योंकि उस समय संघात्मक देशों में क्योंकि उस समय, ध्यान से बात को सुनिएगा, मैं तुलना कर रहा हूं, क्योंकि उस समय ज़्यादातर संघात्मक देश, और उसमें सबसे बड़े 2 संघात्मक देशों की बात किया जाए तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया था। और यदि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए, यदि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए तो अमेरिका में जहां जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राज्यपाल का निर्वाचन होता था, वहीं ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में भी निर्वाचित राज्यपाल की ही व्यवस्था थी। यानी कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राज्यपाल की व्यवस्था अपनाई गई थी। वहीं दूसरी ओर कनाडा भी एक संघात्मक देश था। कनाडा में केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल की व्यवस्था को अपनाया गया था। ध्यान से अगर सोचिए, क्या मैंने एकात्मक व्यवस्था का लक्षण नहीं बताया है? क्या जब मैंने एकात्मक व्यवस्था का लक्षण बताया है तो मैंने ये नहीं बताया था कि भारत में आपातकालीन व्यवस्था है, ये हमारा एकात्मक लक्षण है। भारत में अखिल भारतीय सेवा का सृजन है, ये हमारा एकात्मक लक्षण है। भारत में एकल संविधान, एकल नागरिकता, एकल न्यायपालिका है, ये हमारा एकात्मक लक्षण है। भारत में केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ये हमारा एकात्मक लक्षण है। ये आप पढ़ चुके हैं साहब, आप बोर्ड पर देख भी चुके हैं, नोट्स में रिवीजन भी कर चुके हैं और आप आंसर भी लिख चुके हैं एकात्मक व्यवस्था के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो आपको तो ये वही बता दिया गया था, अगर आपको याद होगा तो आपको तो मैंने इसको एकात्मक व्यवस्था में ही बता दिया था कि भारत में केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल की व्यवस्था है, जो कि एक एकात्मक लक्षण है, ये संघीय लक्षण नहीं है। संघात्मक देशों में क्या होता है, फेडरल कंट्री में क्या होता है, फेडरल कंट्री में जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में उस समय जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राज्यपाल निर्वाचित होता था और कनाडा में केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल होता था। और हमारे संविधान के प्रारूप में भी यही व्यवस्था थी। जो हमारे संविधान का मसौदा जिसको BN राव ने तैयार किया था, उसमें भी यही बात लिखी गई थी कि हम अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे संघात्मक देशों की भांति केंद्र द्वारा नियुक्त जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल की व्यवस्था को अपनाएंगे। लेकिन जब संविधान पर अंतिम निर्णय लिया जाने लगा तो संविधान सभा के समक्ष इस मुद्दे पर काफ़ी बहस हुई कि हमें
अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की भांति निर्वाचित राज्यपाल की व्यवस्था को अपनाना चाहिए या कनाडा की भांति केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल की व्यवस्था को अपनाना चाहिए। कुछ ठोस विचार विमर्शों और कुछ ठोस तर्कों के आधार पर अंततोगत्वा ये निर्णय लिया गया कि भारत जैसे वैविध्यपूर्ण देश के लिए जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल नहीं बल्कि केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल की व्यवस्था ज़्यादा उचित होगी। अब सवाल ये उठता है, वह तर्क क्या था, वह विचार विमर्श क्या था, वह आधार क्या था जिन आधारों पर संविधान निर्माताओं ने अंततः निर्वाचित राज्यपाल की बजाय केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल की व्यवस्था को अपनाना ज़्यादा उचित समझा। मैं वो कारण आपको समझाता हूँ जो मुख्य परीक्षा में सवाल आएगा, आपको आंसर लिखना पड़ेगा कि भारत में जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल की बजाय केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल की व्यवस्था को क्यों अपनाया गया, तर्क सहित समझाइए। ये मुख्य परीक्षा का सवाल आएगा। ये मैसेज मैंने पहुंचा दिया श्रोता कल ही, लेकिन इस पर मैं कल आपको फाइनल डिसीजन सुना पाऊंगा कि इस पर निर्णय क्या लिया जा रहा है। ठीक है। ध्यान से सुनिए, कौन से आधार पर केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल की बजाय केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल को अपनाया गया। सबसे पहले ये कहा गया कि केंद्र की भांति राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इसका मतलब है कि राज्यपाल को केवल औपचारिक भूमिका निभाना है। राज्यपाल को केवल औपचारिक भूमिका निभाना है और औपचारिक भूमिका निभाने के लिए हम जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल की व्यवस्था को क्यों अपनाएं? हम जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल की व्यवस्था को क्यों अपनाएं? हम केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल की व्यवस्था को क्यों न अपनाएं? इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा, जब केंद्र के भांति राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है और राज्यों में राज्यपाल को केवल नॉमिनल हेड की भूमिका निभानी है, तो नॉमिनल हेड के लिए जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल की बजाय केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल ज़्यादा उचित होगा। ये पहला कारण बताया गया। दूसरा कारण ये कहा गया कि संसदीय व्यवस्था अपनाए जाने के कारण राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करना है। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करना है, और जब उसे सलाह के अनुसार काम करना है, यदि जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल को व्यवस्था को अपनाया जाएगा तो राज्यपाल स्वयं को ही शक्ति का केंद्र समझ बैठेगा। जब मंत्रिपरिषद उसको परामर्श देगा तो वो कहेगी मैं आपकी अधीनता क्यों स्वीकार करूं? तो कहेगा मुझे जनता द्वारा चुन के भेजा गया है। तो राज्यपाल कहेगा मैं मंगल ग्रह से टपका हूं, मुझे भी तो जनता ने निर्वाचित करके भेजा है, मैं आपकी क्यों सुनूं? और परिणामतः राज्य के मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य शक्तियों का संघर्ष हो जाएगा, जिससे शासन प्रणाली में अराजकता आ जाएगी। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की भांति जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल की बजाय केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल की व्यवस्था ज़्यादा उचित होगी। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण ये कहा गया कि आज़ादी के बाद तुरंत संप्रदाय के आधार पर भारत का विभाजन हो गया, इसलिए संविधान सभा ये चाहती थी एक मजबूत केंद्र की स्थापना किया जाए। संविधान सभा यह चाहती थी कि
एक मजबूत केंद्र की स्थापना की जाए। क्या किया जाए? एक मजबूत केंद्र की स्थापना की जाए। और एक मजबूत केंद्र की स्थापना के लिए जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल की बजाय केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि जब राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होगा तो वह राज्यों में केंद्र का प्रतिनिधित्व करेगी। इस प्रकार से केंद्र का राज्यों पर कुछ नियंत्रण भी बना रहेगा और केंद्र मजबूत स्थिति में रहेगा। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा, अगर भविष्य में विभाजन जैसी पुनरावृत्ति से बचना है तो हमें एक मजबूत केंद्र की स्थापना करना पड़ेगा। और एक मजबूत केंद्र की स्थापना के लिए जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल की बजाय केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल की व्यवस्था ज़्यादा उचित होगी। ये तीसरा कारण था। चौथा कारण क्या था? चौथा कारण ये कहा गया कि अगर राज्यपाल निर्वाचित होगा, अगर राज्यपाल जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा तो राज्यपाल को चुनाव लड़ना होगा। और जब राज्यपाल चुनाव लड़ेगा तो किसी पार्टी से चुनाव लड़ेगा। जब वह किसी पार्टी से चुनाव लड़ेगा तो जब वह राज्यपाल बनेगा तो उसकी विचारधारा उस पार्टी से प्रभावित होगी। और इस प्रकार राज्यपाल की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित होगी। और राज्यपाल की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित हो, यह हमारे शासन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि राज्यपाल राज्य का प्रमुख है, राज्य का औपचारिक प्रमुख है, राज्य का प्रथम नागरिक है। और राज्य के प्रथम नागरिक को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। अगर उसे जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल के रूप में अपनाया जाएगा तो वह किसी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ेगा और राजनीतिक दल से चुनाव लड़ने का परिणाम यह होगा कि उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित होगी। अतः जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल की बजाय हमें केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल की व्यवस्था को अपनाना चाहिए। सबसे अंतिम पॉइंट बताकर समाप्त करता हूं। सबसे अंतिम पॉइंट कहा गया, इसमें जो सबसे अंतिम पॉइंट कहा गया, ध्यान से सुनिएगा, इसका सबसे अंतिम बिंदु क्या था? इसका सबसे अंतिम बिंदु यह था कि अगर जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल की व्यवस्था किया जाएगा, अगर जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल की व्यवस्था किया जाएगा तो इतनी बड़ी बड़ी जनसंख्या के बीच हमें समय भी अधिक लगेगा और धन की बर्बादी भी होगी। समय भी अधिक लगेगा और धन की बर्बादी भी होगी। और इन 4-5 कारणों की वजह से अल्टीमेटली संविधान निर्माताओं ने ये निर्णय लिया, हम अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की व्यवस्था को नहीं अपनाएंगे, हम अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की व्यवस्था को नहीं अपनाएंगे, हम कनाडा की व्यवस्था को अपनाएंगे। हम कनाडा की भांति केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल की व्यवस्था अपनाएंगे, न कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की भांति जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल की व्यवस्था को अपनाएंगे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने, भले ही संविधान के प्रारूप में एक निर्वाचित राज्यपाल की व्यवस्था का प्रावधान था, लेकिन इस विचार को छोड़ दिया, त्याग दिया और कनाडा की भांति केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल की व्यवस्था को अपना लिया। समझ में आया? अब अगर आपसे आयोग सवाल पूछे कि भारत में निर्वाचित राज्यपाल की बजाय केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल की व्यवस्था को क्यों अपनाया गया, तर्क सहित समझाइए, तो समझा देंगे। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, सारे रीज़न क्लियर हो गए कि किन रीजंस की वजह से संविधान निर्माताओं ने जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल की बजाय केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल को वरीयता दी। कमेंट करके बताइए।